किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। तो நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। विनोद भाई जय वीरेंद्र भाई। रबी मौसम की फसलें अपनी बढ़वार कर रही हैं। बिल्कुल भाई। और बुआरा जो है लगभग पूरा हो लिया। हाँ। तो अब जब बढ़वार कर रही हैं तो जाहिर है कि समय समय पर उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल वीरेंद्र भाई। और विनोद भाई जब देखभाल की बात आवे तो सबसे पहले बात आवे कि उसमें सिंचाई प्रबंध कैसा कराओ। हाँ। क्योंकि जब सिंचाई है पानी के ऊपर निर्भर करे है और पानी जो है कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। और यो भी देखा जा कि आजकल के दौर में जैसे जैसे खेती का रकबा बढ़ रहा है या फिर यूँ कह लें कई फसलें लग गए हैं लेन। बिल्कुल तो न्यू तो कह नहीं सकते कि बरसात होएगी और पानी आ जाएगा कुदरती तौर पर। हाँ यो जरूर है कि मौसम का रुख देख कर सिंचाई जरूर करें। तो उसके लिए ट्यूबवेल या नहरी पानी जो भी है संसाधन उपलब्ध है उनके जरिए सिंचाई किसान भाई करते रहे। तो ऐसे में जो अलग अलग फसलें हैं जिस तरह गेहूँ है, जो सरसों, चना वगैरह बो रखी हैं, सब्जियां लगा रखी हैं, या जिन भाइयों के पास गन्ना खड़ा है तो जैसी जैसी जरूरत पड़े है उसके अनुसार उसमें सिंचाई करते रहो। जहाँ तक मिसाल के तौर पर ले लें जिस तरह गेहूँ है, गेहूँ में जो उसमें आ जाए 3 से 4 सिंचाइयों की जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल भाई। और जो मौसम में देखा जाए समय पर बरसात हो जाए तो उसकी भी जरूरत इतनी नहीं पड़ती, काम चल जाए। ऐसे ही जौ, सरसों वगैरह चना के साथ भी हो जाए। तो उसमें अमूमन ये देखा जाए है कि गेहूं की बिजाई के 22 दिन के बाद कर दें, 20-22 दिन के बाद पहली सिंचाई जिस तरह जिन्होंने समय पे बोली थी तो कोर का पानी लग रहे हैं। और जिन्होंने बहुत गेता बो लिया था पहला पानी दे भी लिया, हो सके मैं दूसरे की भी तैयारी
यही कार्य कर रहे होंगे। और इस तरह से यूँ देखा जाए है कि भाई 22 दिन, 45 दिन, 65 या फिर 105 दिन के बाद जो है सिंचाई गेहूं में करी जा सके है, जिससे कि सही बढ़वार फसल करती रहे। और ऐसे ही जो देखे हैं कि जौ की बात कर लें हम, तो जौ में भी जो देखा जाए, जई में भी देखा जाए तो आमतौर पर 2 सिंचाइयों की जरूरत पड़ जाए। कई देखा जाए जहाँ ज़्यादा उसकी सी रह जाए तीसरी भी कर दे भाई। तो इसमें जो पहली सिंचाई तो आ जाए वो 40 से 45 दिन पे बाद भी जाएगी, और दूसरी 80 से 85 दिन के बाद। और जो आगे चल के जो उसने पकड़ के लिए तैयार करने लग रहे हैं, तो कई बार देखा जाए 80 दिन के बाद भी जो है आखिर से में आके एक हल्की फुल्की सी सिंचाई करते हैं, या बूंदाबंदी होगी तो उसकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है। और वीरेंद्र भाई सरसों में फिर किस तरह करें? हाँ, सरसों की जहाँ तक आपने बात करी विनोद भाई, तो इसमें भी सरसों हुई या राया होया, तो इसमें भी 2 सिंचाइयों की जरूरत पड़ जाए और हल्की फुल्की सिंचाई की जरूरत पड़े इसमें। और पहली सिंचाई फूल निकलने के दौरान कर दें, और दूसरी सिंचाई जो है फली लगने के दौरान कर सके हैं। अच्छा, कि पहली तो करें फूल लगने के वक्त और दूसरी फली लगने के पास कर दें। तो इसमें यूँ कहते हैं कि फूल आते वक्त जो है पानी लगाना बहुत लाभदायक रहे, बिल्कुल, फलियाँ अच्छी बने, फूल ज़्यादा खिले, और जब फली आ जाए तो फिर उस टाइम में पैदावार भी बेहतर हो उसमें जाहिर है। और जहाँ तक चने की बात कर रहे थे हम, तो चने में विनोद भाई ये देखा जाए है कि वैसे तो ये बरानी इलाकों की फसल मानी जाए, पर जहाँ जैसे जैसे सिंचाई उपलब्ध हो रही है, तो हल्की फुल्की सिंचाई जो है 45 से 60 दिन के बीच में एक सिंचाई जरूर कर दें, जिससे कि इसके पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, अच्छी बढ़वार करेगा। इसी तरह जो सब्जियां हैं विनोद भाई, उनमें भी जैसे जैसे वो बढ़वार कर रही हैं, गाजर है, मूली है, शलगम है, या फिर मेथी है, पालक है, तो इनमें भी जो है, या गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, तो उनमें भी जो है बढ़वार के अनुसार देख के उसमें 20-20 दिन के बाद या 15 से 20 दिन के बाद हल्की हल्की सिंचाई उसमें कर सकते। और एक बात का ध्यान और रख लें विनोद भाई कि किसान भाई यो भी ध्यान रखे, कई बार पानी देवें और साथ ही जो है बादल वगैरह हो रहे हो, रात में मींह बरस गया, तो जो ज्यादा पानी हो जाए तो फिर वो निकालना भी पड़ेगा, मौसम ने देख कर उसके हिसाब से। हाँ जी, वो जल निकास की भी व्यवस्था जो है उसमें कर सके हैं, कि जो उसमें से हम कैसे जो पानी है जैसी जरूरत हो उसके अनुसार जो हम उसमें सिंचाई कर सके हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है।
ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बजा दे डालूंगी तेरी साथ, सपेले बीन बजा दे डालूंगी तेरी साथ। मैं सपेला फिरूं अकेला बड़ा झमेला, मैं नाग खिलाऊं गोरी के मेरा तेरा साथ। सपेले ओ सपेले रे सपेले बीन बजा दे डालूंगी तेरी साथ। परदेसी घूमने आड़ा ना कोई मेरा ठिकाना, मैं परदेसी घूमने आड़ा ना कोई मेरा ठिकाना। परदेसी ते प्रीत लगा के मुश्किल पड़े निभाना। तू मेरा राजा मैं तेरी रानी बड़ी दीवानी हो, ना छोड़ू ना मैं छोड़ू एक बार थाम के हाथ। हर हाथ थामने आली तो ले फिर हाथ में हाथ। सपेले बीन बजा दे डालूंगी तेरी साथ। हर हाथ थामने आली तो ले फिर हाथ में हाथ। सपेले बीन बजा दे डालूंगी तेरी साथ। और भाइयों, एक जरूरी सूचना, कृषि में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के 4 वृहत वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और उसमें जो पहला वर्ग है वो है कृषि संसाधनों के लिए उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। और दूसरा है कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि 4 पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। और तीसरा है कृषि प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें 4 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और चौथा पुरस्कार है किसानों द्वारा नवोन्मेष एवं
प्रौद्योगिकी विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए या आवेदन पत्र के लिए आप भारतीय कृषि ऐप वेबसाइट www.icr.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और विनोद भैया तो आपने सूचना की बात करी, और अब जरा मौसम का क्या रुख है? वीरेंद्र भाई, मौसम में बदलाव आने लग रहा है। साथ साथ जो दिन के तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। साथ में प्रदेश में कुछ हिस्सों में जो है बूंदाबांदी की भी संभावना है। और जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है विनोद भाई, तो कल चर्चा का विषय रहेगा मसूर की बिजाई में सावधानियाँ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और वीरेंद्र भाई एक और चर्चा करें, और चर्चा है विनोद भाई, और जो दूसरे कृषि उपकरण हैं उनमें ईंधन की बचत किस तरह करें। बिल्कुल सही करें हैं। तो विनोद भाई, जहाँ तक ट्रैक्टर और दूसरे कृषि उपकरणों की बात कर रहे हैं आप, तो आज के युग में देखें जी कि ट्रैक्टर तो एक जो है जरूरत हो गया। बिल्कुल भाई। और जो कृषि उपकरण है वो ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर दूसरे जो भी पानी के लिए है, सिंचाई के लिए है, गाही का है, कटाई का है, हर जगह जो है कृषि उपकरणों की जरूरत पड़ रही है। या तो वो तेल से चल रहे हैं, फिर बिजली से चल रहे हैं। बस ईंधन की तो जरूरत है ही है उसमें, उसके बिना वो चल नहीं रहा। और खासकर जहाँ तक ट्रैक्टर की बात करें या डीजल इंजन वगैरह की बात करें, तो इनमें ईंधन के रूप में डीजल का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब जरूरत यह है कि हम इस दौरान
जो है इनकी खपत किस तरह करें, कब उसको कम करें, ज़्यादा करें, इसके ऊपर निर्भर करें कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करें। जिस तरह वीरेंद्र भाई की जब भी हम नया ट्रैक्टर या कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक जो है उसकी निर्देशक पुस्तिका साथ में है। हाँ, निर्देश दे भाई इस तरह से इतने घंटे पर सर्विस करो, इसकी फिल्टर बदलो इसके। तो ये जो है उसमें जो निर्देश दिए गए उसके हिसाब से जो है किसान भाई अगर करेंगे तो जो है तेल की बचत रहेगी। और साथ में जो है अगर इंजन तक काला धुआं निकला है तो इसका मतलब समझ लो कि जो डीजल है उसको जो उसकी खपत ज़्यादा होने लग रही है। तो जो इंजेक्टर है या जो उसकी जो पंप लाइन है उसमें अगर खराबी है, उसका कोई कारण है तो उसने ज़रूर ठीक करवाओ है। और अगर ट्रैक्टर में 600 घंटे प्रयोग के बाद जो है जो उसमें जो इंजेक्टर है उसकी जांच जरूर करवाओ है। और उसको बदलवाना है तो जरूर बदलवाओ किसान भाई, जरूर। और साथ में अगर ईंधन तक काम लेने लग रहे हैं, हम इंजन तक जो काम ले रहे हैं तो इंजन तक काम लेना जो अगर शुरू कर रखा है तो उसमें अगर कुछ देर तक काला धुआं निकला है तो उस पर जो है जल्दी से जल्दी जो है उसकी सफाई करें। और यदि इंजेक्टर और या जो इसमें इंजेक्शन जो पंप है उसने जो है ठीक करवाना है ताकि जो है काला धुआं निकलना जो है वो ख़त्म हुआ। और साथ में जो इंजन पर जो पड़ रहा है अतिरिक्त बोझ है वो भी इसकी चीज़ की निशानी है कि भाई डीजल की खपत ज़्यादा हो रही है। तो डीजल की खपत कम करनी है तो एक तो जो भार हम लेकर चल रहे हैं ट्रैक्टर में उसका सही अनुपात वो लेकर चलना। हाँ, यह आपने सही किया है, क्योंकि कई बार ये हो जाए हम ओवरलोडिंग के काम हम जल्दी निपटाने के चक्कर में ज़्यादा लोड पा दें ट्रैक्टर पे। या मान लो खेत जल्दी बाना है या गहरा बाना है, जुताई करनी है तो उसमें जो है एरो जो है हम मान लो तीसरी किल्ली पे ट्रैक्टर चला रहे हैं और ट्रैक्टर छोटा है, एरो बड़ी है और वो उसमें चौथी लगा दी तो और गहरा जाएगा, ट्रैक्टर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, ट्रैक्टर के हॉर्स पावर के अनुसार ही जो उसके सहायक कृषि यंत्र हो जाए, जिस तरह एरो होगी, टीलर होगी, रोटावेटर हो गया, तो इस तरह ड्रिल होगी, ये चीज़ें जो उसी के अनुसार जो है इस्तेमाल करें। कई बार नहीं हो जाए बड़े ट्रैक्टर के यंत्र जो हैं हम छोटे ट्रैक्टर में लगा दें या फिर छोटे ट्रैक्टर के यंत्र हम बड़े ट्रैक्टर में लगा दें, तो वो भी उचित नहीं है मेरे ख्याल में। तो जो सही है उसी अनुपात में जैसा आपने जिक्र किया वैसा ही करेंगे तो उसमें डीजल की जो है स्वाभाविक खपत कम होगी। और साथ में वीरेंद्र भाई जो है एक तो ट्रैक्टर के जो पहिए हैं उसमें भी जो है हवा की जांच जरूर करें। यह आपने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि आमतौर पर नहीं देखा जाए चल रहा है थोड़ी सी कम है भरवा लेंगे, कल न भरवा लेंगे, थोड़ा सा डील या वो है कि कोई हवाड़ा मिलेगा फिर भरवा लेंगे, तो उससे भी जो है खपत बढ़ जाए। पर जो उसमें दबाव है हवा का जो निर्देश पुस्तिका में लिखा गया है उसके अनुसार जो है वो हवा का दबाव बना कर रखें। और वीरेंद्र भाई एक चीज़ और है कि जो ट्रैक्टर में हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें खेत के किनारे पर जो घूमने में कम समय लगे और खेत में जो है अधिक समय जो है काम हो सके। जिस तरह की जो चौड़ाई के बजाय हम लंबाई में काम कर रहे हैं तो ट्रैक्टर का जो खाली घुमाव है वो कम हो ताकि डीजल की खपत भी कम रहे। यह भी आपने ठीक कहा, क्योंकि जो नहीं हो जाए कई बार छोटे खेत हो जाए, क्यारे हो जाए, उसमें ट्रैक्टर घूमने में ही रह जाए, एरो या टीलर कम लगे बिल्कुल, और फिर वो दोबारा फिर करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि लंबाई के रुख ज्यादातर खेत की जुताई का काम करें ताकि वो जो है उसकी घुलाई कम से कम घूमे। जी। और साथ में वीरेंद्र भाई जो है पंप सेट है या जो थ्रेशर जो है किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी जो है डीजल इंजन ना उतने ही जो है चक्कर लगाओ जितना कि मशीन जो है पूरे चक्कर मिल सके उसने। और इन मशीना का जो है ज़्यादातर चक्कर चलते समय जो है डीजल खर्च के साथ साथ जो है टूट फूट जो हो रही है उसकी भी संभावना बढ़ जाए, तो उससे भी जो है उसका बचाव करके रखा है। साथ में जो ज़्यादा दूरी तो जो है पानी खींचने खातर जो पंप सेट लगाए जा रहे हैं या जो उस पर ज़्यादा डीजल खर्च हुआ है तो इसलिए पंप सेट ने जो है पानी की जो सतह है या जहाँ पे पानी का जो हमारा स्रोत है उसके नज़दीक लगाओ तो भी जो है डीजल की खर्च हम कम कर सकें। और इसके साथ साथ विनोद भाई कई बार देखा जा है कि दूसरे यंत्र साथ में जोड़ रहे हैं, जिस तरह चारा काटने की मशीन है, थ्रेसर का आपने जिक्र कराया, या डीजल पंप सेट से ट्रैक्टर के जरिए जो है पानी निकाल रहे हैं तो उसमें पटा इस्तेमाल कर ले हैं तो पटा ढीला है, बिल्कुल स्लिप कर रहा है बार बार, तो उसमें भी इंजन की खपत ज़्यादा होगी। तो वैसे तो आजकल पीटीओ शाफ्ट के जरिए लग गए हैं चलने, जो पीछे आ रहा है उसमें, पर उसके अनुसार भी यही देखें कि हम कितने हॉर्स पावर का हमारा ट्रैक्टर है या डीजल इंजन है, उसके अनुसार ही उसके ऊपर बोझ पाया जाए, लोड पाया जाए, तभी वो बेहतर काम कर सकेगा और किसान भाई उससे ज़्यादा फायदा ले सकेंगे। और साथ में जो इंजन का जो मोबिल ऑयल है उसने भी जो है ज़्यादा अगर पुराना हो जाए तो उसकी इंजन की जो शक्ति है वो घटाने लग जाए। या आपने बहुत बढ़िया बात कही विनोद भाई, इसमें कई तरह का वो देखा जाए, मोबिल ऑयल है, गियर ऑयल है, लिफ्ट का पंप का ऑयल है, तो ये सारे के सारे जो है चेक करने पड़ते। बिल्कुल, कुछ समय के बाद जो है वो गाढ़े हो जाए तो उनकी कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाए और उससे नुकसान भी हो उसके। इसी तरह जो कई ट्रैक्टरों में एयर क्लीनर का ऑयल भी हुआ है, तेल है, तो उसको भी जो है बदला है, क्योंकि उसमें मिट्टी धूल वगैरह जाएगी, वो गाढ़ा हो जाएगा ज़्यादा, तो उसको बदलेंगे तो अच्छा साफ लोड कम पड़ेगा, लोड कम पड़ेगा और डीजल की बचत रहेगी।
भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।